इवनिंग दोस्तों, मैं कैलाशवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पैलेसिया ऑफ इंग्लिश में। यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम हियर। माय नेम इज कैलाशवीर सिंह। आज का टॉपिक होगा दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो इंटर में भी पूछा जाता है और जितने भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, नेट जितने भी एग्जाम्स हैं, ये टॉपिक लगभग सभी में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये अलंकार है क्या चीज, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। डेफिनेशन तो मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको हिंदी में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये फिगर ऑफ स्पीच है क्या, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। देखिए, किसी स्त्री को आभूषण पहना देने से उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। किसी स्त्री को सुंदर सुंदर आभूषण पहना दिए जाएं तो उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। आभूषण को अलंकार ही कहते हैं। अलंकार मतलब अलंकृत करना, आभूषित करना, उसकी शोभा बढ़ाना, उसकी सुंदरता बढ़ाना, यह काम होता है अलंकार, जिसको हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूं। ए फिगर ऑफ स्पीच is a deviation from the ordinary form of expression, in order to create a greater effect. इंग्लिश में क्या बोलेंगे फिगर ऑफ स्पीच को? A figure of speech is a deviation from the ordinary form of expression in order to create a greater effect. यानी कोई बात हमको ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं कहनी। इसमें दो शब्द आए हैं, डीविएशन। डीविएशन माने कहते हैं कुछ हटके कहना, कुछ अलग कहना। तो डीविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की साधारण भाषा से कुछ हटकर भाषा का प्रयोग करना। साधारण भाषा से जब हम कुछ हटकर, डीविएशन बहुत अच्छे विद्वान की परिभाषा है ये। A figure of speech is a deviation from the ordinary form of expression in order to create a greater effect. यानी जब हम नॉर्मल फॉर्म से हटके किसी अलग बेहतर फॉर्म में एक्सप्रेशन करते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे हमारे कंटेंट में सुंदरता आती है।
जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया था, इसीलिए सबसे पहले मैंने हिंदी से ही शुरू किया था कि हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं, और अलंकार मतलब अलंकृत शब्द, अलंकृत करना, शोभा बढ़ा देना, सुंदरता बढ़ा देना। जिस तरह से आभूषण पहनने से किसी स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। माइंड इट दोस्तों। अब मैंने यहां एक वाक्य, एक शब्द कहा है काव्य। पोइट्री, पोइम। तो ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि फिगर ऑफ स्पीच का जो संबंध है, फिगर ऑफ स्पीच का जो संबंध है दोस्तों, का संबंध जो है पोइट्री से होता है। किससे होता है? पोइट्री से। फिगर ऑफ स्पीच का संबंध पोइट्री से होता है। फिगर ऑफ स्पीच का संबंध प्रोज से नहीं होता दोस्तों। ध्यान रखने वाली बात, जो इन डिवाइसेस का, जो इन फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो पोइट्री में करते हैं। इसका प्रोज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि प्रोज जो है वो हमारे इंटेलेक्ट को, वो हमारे माइंड को प्रभावित करती है, लेकिन जो कविता है वो हमारे हृदय को प्रभावित करती है। कविता का संबंध हृदय से होता है और प्रोज का संबंध हमारे दिमाग से होता है। इसीलिए उस कविता को सुंदर बनाने के लिए हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में उसी अलंकार को हम फिगर ऑफ स्पीच कह देते हैं। तो ध्यान रखें, फिगर ऑफ स्पीच का जो प्रयोग है वो पोइट्री में होता है, प्रोज में नहीं होता। क्योंकि प्रोज जो अट्रैक्ट करती है वो माइंड को अट्रैक्ट करती है, और जो पोइट्री है वो सीधा हार्ट को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हां, कहीं कहीं प्रोज में भी आपको बड़े सुंदर सुंदर शब्द मिलेंगे, बड़े सुंदर सुंदर शब्द मिल जाएंगे दोस्तों, मिलेंगे। और जहां ऐसा होता है उस प्रोज को फिर हम पोइटिक प्रोज कहते हैं। प्रोज के साथ लग गया पोइटिक प्रोज। जहां भी प्रोज में कहीं इन डिवाइसेस का प्रयोग कर देते हैं हम, इन फिगर्स का हम प्रयोग कर देते हैं, तो उसको हम पोइटिक प्रोज कहते हैं। एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूं, जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो पोइट्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डीविएशन। डीविएशन माने कुछ हटके बात करना, फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म, सामान्य फॉर्म से, ऑर्डिनरी फॉर्म से कुछ हटके बात करना ऑफ एक्सप्रेशन। किस लिए? इन ऑर्डर टू क्रिएट, क्या पैदा हो? ग्रेटर इफेक्ट।
जिससे उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव अधिक से अधिक अच्छा है। इसलिए हम फिगर ऑफ स्पीच को यूटिलाइज करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच प्राय पोएट्री में आते हैं, प्रोज में इनका इस्तेमाल नहीं। अब सबसे पहला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। देखिए, सिमिली को सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा सिमिली, SIMILE, जिसको हिंदी में उपमा कहते हैं। और सिमिली की परिभाषा है, इन ए सिमिली, SIMILE, ए कंपैरिजन, PARISON, is made between the two objects of different kinds in which at least one point must be common. One point must be common. ध्यान दीजिए, तो सिमिली की परिभाषा, उपमा की परिभाषा क्या है? In a simile, a comparison is made between the two objects of different kinds in which at least one point is common. यानी कि दो वस्तुएं हो, दो वस्तुओं में तुलना, दो वस्तुओं का कंपैरिजन, और वस्तुएं डिफरेंट होनी चाहिए। वस्तुएं डिफरेंट, अलग अलग तरह की डिफरेंट होनी चाहिए। वस्तुएं हमारी डिफरेंट होनी चाहिए। तो सिमिली, इन ए सिमिली a comparison is made between the two objects of different kinds. Two objects, दो वस्तुओं में of different kinds, अलग अलग तरह की, in which at least one point must be common, जिनमें कम से कम एक बात की समानता जरूर पाई जाए, उसको हम सिमिली कहते हैं। वस्तुओं में का कंपैरिजन, वस्तुएं डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं, रानी इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। रानी इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। रानी भी उतनी सुंदर है जितनी सीता। तुलना की गई है। या ही इज लाइक मोहन। ये देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। रानी इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, सीता। रानी इतनी खूबसूरत है कि जितनी सीता है, और ही इज लाइक मोहन, वह मोहन जैसा है। तो यहां पर यह उपमा होना चाहिए, यह सिमिली होना चाहिए, लेकिन यह सिमिली इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे एक जैसे हैं। राम भी ह्यूमन बीइंग है और सीता भी ह्यूमन बीइंग है। ही भी ह्यूमन बीइंग है और मोहन भी ह्यूमन बीइंग है। इसलिए मैंने लिखा था पहले कि वस्तुएं डिफरेंट काइंड्स की होनी चाहिए, तभी सिमिली, उपमा अलंकार सही माना जाएगा। जैसे हम
अब लिख दें रानी इज लाइक ए रोज, रानी इज लाइक ए रोज, मोहन रेन एज फास्ट एज ए लाइन। देखिए दो वाक्य, रानी इज लाइक ए रोज, रानी कितनी खूबसूरत है, जितना का गुलाब। अब रानी एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, गुलाब एक अलग तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के हो गए। ऐसे ही मोहन रेन एज फास्ट एज लाइन, एक ऑब्जेक्ट मोहन अलग ऑब्जेक्ट हो गया और लाइन अलग ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर उपमा सिमिली अलंकार हो जाता है। ये सिमिली है, लेकिन ये दोनों सिमिली इसलिए नहीं थे क्योंकि इन दोनों में ऑब्जेक्ट समान थे। इसलिए पहली कंडीशन सिमिली में यह है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होने चाहिए। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन देखें, इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन होता है ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के होने चाहिए। जैसे मैंने बताया रानी इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। अब सीता भी ह्यूमन बीइंग है, रानी भी ह्यूमन बीइंग है। ही इज लाइक मोहन, ही भी ह्यूमन बीइंग है, मोहन भी ह्यूमन बीइंग है। इसलिए ये सिमिली नहीं है। दोबारा मैंने लिखा रानी इज लाइक ए रोज, रानी कितनी खूबसूरत है, कैसी है, जैसे गुलाब। मोहन रेन एज फास्ट एज ए लाइन, मोहन इतनी तेज दौड़ा जितनी तेज एक शेर दौड़ता है। तो यहां रानी अलग ऑब्जेक्ट है, रोज अलग तरह का ऑब्जेक्ट है, मोहन अलग तरह का ऑब्जेक्ट है और लाइन अलग तरह का ऑब्जेक्ट है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सिमिली में दो वस्तुओं की तुलना होती है, लेकिन दोनों वस्तुएं वो डिफरेंट काइंड्स की होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट काइंड्स की नहीं है तो फिर वो सिमिली नहीं होगा। और सिमिली की एक पहचान और है कि सिमिली में कंपैरेटिव वर्ड्स आते हैं। COMPARATIVE, कंपेरेटिव वर्ड्स आते हैं। और वो कंपेरेटिव वर्ड्स कैसे हैं, जैसे सो, एज, लाइक, ना ये ऐसे। जैसे हम लिखें लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन कैसा है, एक सपने के समान है। तो लाइफ एक अलग ऑब्जेक्ट है, जीवन ड्रीम एक अलग ऑब्जेक्ट है और लाइक शब्द से जुड़ा है। ऐसे लिखें सीता is as beautiful as a rose, सीता इतनी खूबसूरत है जितना कि गुलाब। तो सीता एक अलग ऑब्जेक्ट है और रोज एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के होते हैं सिमिली में, और सो एज लाइक का प्रयोग होता है। अब आप सिमिली के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हो। नाउ टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मेटाफर। अब दूसरा है आपका जिसे हम मेटाफर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर।
रूपक, रूपक आपने पढ़ा होगा हिंदी में, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। और बाबा तुलसीदास को तो रूपक का शहंशाह बोलते हैं। मानस के अंदर बार बार ऐसी चौपाई आती है जिसमें रूपक का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मानस की प्रथम चौपाई, सर्वप्रथम चौपाई, बंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनिरागा, अमिय मूर में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। तो पहली चौपाई ही रूपक से शुरू है। तुलसीदास को रूपक का शहंशाह माना जाता है। लेकिन यहां मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया था, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको मेटाफर समझा रहा हूं। मेटाफर क्या होता है? ए मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली। इंप्लाइड माने लेटेंट, लेटेंट माने छुपा हुआ। मेटाफर क्या होता है? होता तो सिमिली है लेकिन छुपा हुआ होता है। अब मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली। मेटाफर सिमिली होता है, समझिए। मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट सिमिली। मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट सिमिली। इनडायरेक्ट सिमिली होता है। जैसे मैंने लिखा था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये हो गया सिमिली। और इसको हम कर दें लाइफ इज ए ड्रीम, तो ये हो गया मेटाफर। जैसे हम कहें कैमिल इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट, कैमिल इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट, तो ये हमारा सिमिली हो गया, चूंकि यहां लाइक शब्द लगा हुआ है और यहां लाइक शब्द नहीं है। इसी तरह से हम कहते हैं कैमिल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमिल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो ये क्या हो गया हमारा? मेटाफर। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों में कंपैरिजन होता है, सिमिली में भी और मेटाफर में भी। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं अभी आपको फिर बता रहा हूं। सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर होता है? ये आप देखें, सिमिली में SIMILE, सिमिली में शो, लाइक, एज आदि शब्द प्रयोग किए, शब्द प्रयोग किए जाते हैं सिमिली में। लेकिन मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं होता। अंतर देखिए दोनों, मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं होता, मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं होता है। सिमिली में कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग होता है, लेकिन मेटाफर में इन वर्ड्स का, इन शब्दों का कोई प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात, सिमिली बड़ा होता है शब्दों में,
जबकि मेटाफर शब्दों में छोटा होता है, शब्दों में छोटा होता है। सिमिली बड़ा होगा शब्दों के हिसाब से। सिमिली में सो लायक एज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं होता। नंबर 2, सिमिली बड़ा होता है जबकि मेटाफर छोटा होता है, लेकिन मेटाफर अधिक प्रभावी माना जाता है। मेटाफर को अधिक प्रभावी माना जाता है। सिमिली से भी प्रभावी माना जाता है तो वो माना जाता है मेटाफर। समझ रहे होंगे आप दोस्तों। नंबर 4, आप देखें, यदि सो एज लाइक लगा दिया जाए तो सिमिली हो जाता है, सिमिली। और सो एज लाइक हटा दिया जाए तो ये हो जाता है मेटाफर। क्या हो जाता है दोस्तों? मेटाफर। तो इस प्रकार सिमिली को मेटाफर, सिमिली को मेटाफर और मेटाफर को सिमिली में बदला जा सकता है, और मेटाफर को सिमिली में बदला जा सकता है। सिमिली को मेटाफर में और मेटाफर को सिमिली में बदला जा सकता है। तो क्या अंतर मालूम हुआ? सिमिली में सो लायक एज शब्दों का इस्तेमाल होता है, मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं होता। सिमिली बड़ा होता है जबकि मेटाफर शब्दों में छोटा होता है। मेटाफर को अधिक प्रभावी माना जाता है। सिमिली से मेटाफर को अधिक प्रभावी माना जाता है। सो लायक एज अगर जोड़ दिया जाए मेटाफर में तो वो सिमिली हो जाता है, और सिमिली से सो लायक एज को यदि हटा दिया जाए तो वो फिर मेटाफर हो जाता है। ये समझने वाली बात है मित्रों। एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूं। आप समझे? जैसे ही इज लाइक ए लाइन, ये लाइक शब्द आया इसलिए ये हो गया सिमिली। और अगर सीधा हम लिख दें ही इज ए लाइन तो ये क्या हो गया? मेटाफर। ये क्या हो गया? मेटाफर। यानी लाइक सो एज शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सी इज एज ब्यूटीफुल, सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज है। इसको हम कह दें सी इज ए रोज। यहां एज शब्द जो आया था इसलिए ये सिमिली हो गया, और कंपैरिजन यहां भी है। सी इज ए रोज, वो क्या है? फूल है, गुलाब का फूल है। गुलाब को फूल की तरह सुंदर है।
तो जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव वर्ड्स का प्रयोग होता है, वहां पर सिमिली होता है, और जहां इन वर्ड्स को हटा दिया जाता है तो फिर वो मेटाफर हो जाता है। और मेटाफर में अगर इन शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो वो दोस्तों सिमिली हो जाता है। सिमिली कुछ बड़ा होता है, मेटाफर शब्दों के हिसाब से कुछ छोटा होता है, लेकिन मेटाफर अधिक प्रभावी होता है, अधिक एम्फेटिक होता है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया सिमिली और मेटाफर के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आई। अच्छा, एक बात और है, सिमिली में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। सिमिली में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन मेटाफर में दोनों वस्तुओं को समान मान लिया जाता है। दोनों वस्तुओं को समान मान लिया जाता है। समान मान लिया जाता है। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया सिमिली, मेटाफर। In a simile, a comparison is made between the two objects of different kinds, in which at least one point must be common. उसको कहते हैं जिसमें दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना होती है, जिनमें कम से कम एक बिंदु की समानता होती है, और दोनों वस्तुएं अलग अलग तरह की होनी चाहिए। यदि एक ही तरह के दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो फिर उसमें उपमा नहीं होता। और जहां तक मेटाफर का सवाल है, मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली। इंप्लाइड मींस लेटेंट, छुपा हुआ, या ये कहिए कि मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट सिमिली। इनडायरेक्ट सिमिली को ही मेटाफर कहते हैं। मेटाफर में जो कंपैरेटिव वर्ड्स हैं हमारे, सो, लाइक, एज, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। बस इतना दोनों में फर्क है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद है, पर इसमें कुछ नहीं लिखना है, पर्सोनिफिकेशन। SONIFICATION। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीयकरण। मानवीयकरण यानी मानवीयकरण क्या होता है? इन ए पर्सोनिफिकेशन, इन ए PERSONIFICATION, personification. In a personification, some lifeless objects or inanimate ideas are thought of as living beings. देखिए, मैंने लिखा पर्सोनिफिकेशन, इसका मतलब हुआ मानवीयकरण। तो आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ मानव से संबंधित बात है। तो इसकी परिभाषा देखिए, इन पर्सोनिफिकेशन सम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। लाइफलेस मीन्स निर्जीव। लाइफलेस माने निर्जीव, जिनमें जीवन न हो। एंड इनएनिमेट आइडियाज, अमूर्त विचार।
इनएनिमेट आइडियाज, अमूर्त विचार, इनको सजीव मान लिया जाता है, इनको सजीव मान लिया जाता है, मान लिया, यानी निर्जीव को भी सजीव मान लेते हैं हम, निर्जीव को सजीव मान लेते हैं। बात समझने वाली ये है, या तो कोई हमारा लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो या इनएनिमेट आइडियाज हो, अमूर्त विचार हो, या कोई निर्जीव वस्तु हो, उसको हम सजीव मान लेते हैं। यानी वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे कि एक जीवित प्राणी करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप उदाहरण के लिए देखिए, ए लाई हैज नो लेग्स। ए लाई, झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ तो एक विचार है, अमूर्त विचार है, इनएनिमेट आइडिया है, अमूर्त विचार है, लेकिन उसको लेग्स दे दी गई, और लेग्स मानव के होती है। लेग्स किसके होती हैं? मानव के होती हैं। तो इस अमूर्त विचार का मानवीयकरण कर दिया गया है। ए लाई हैज नो लेग्स। तो लाई क्या है? एक अमूर्त विचार है, उसको हमने जीवित मानस की तरह दिखाया। जैसे डेथ लेज हिज हर इट्स laid its icy hands on kings। यानी मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रखे। अब मृत्यु क्या है? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, एक अमूर्त विचार है। तो क्या इसके हाथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कि मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रखे, हाथ रख दिए, इसका मतलब मानव की तरह व्यवहार कैसा है? मानव की तरह। समझ रहे हैं आप? झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन झूठ के पैर दिखाए हैं। डेथ के हाथ नहीं होते, लेकिन उसके हाथ दिखाए हैं। जैसे और देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, EXPERIENCE। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। तो अध्यापक क्या है भाई? एक जीवित प्राणी है, लिविंग बीइंग है। क्या है? लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी है। लेकिन एक्सपीरियंस तो जीवित प्राणी नहीं है। जबकि हम कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सबसे बढ़िया टीचर कौन होता है? एक्सपीरियंस, अनुभव। जबकि टीचर तो एक प्राणी होता है। और एक्सपीरियंस क्या है? एक इनएनिमेट आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्सपीरियंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और इसको हमने ऐसे दर्शाया है जैसे कि वो जीवित टीचर। और अगला उदाहरण देखिए, अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, knocks at the door but once। यानी एक न एक बार अवसर आपके दरवाजे को आकर के जरूर खटखटाता है। लेकिन अवसर तो निर्जीव है, अमूर्त विचार है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है।
बाजे को बजाएगा। लेकिन व्यवहार ऐसा बना दिया है कि जैसे ये एक जीवित प्राणी हो। तो जहां किसी निर्जीव वस्तु, निर्जीव प्राणी या किसी अमूर्त विचार को ऐसे व्यक्त किया जाए जैसे कि वो जीवित प्राणी हो, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। आप समझ गए होंगे, आई होप सो। समझ गए होंगे दोस्तों। काफी मैंने आपको एक्सप्लेन करके काफी विस्तार से आपको बताया है, समझाया है सिमिली मेटाफर में क्या अंतर है दोनों में, जबकि दोनों ही अपना तुलना का काम करते हैं, कंपैरिजन का काम करते हैं, दोनों का काम एक ही है। मेटाफर इनडायरेक्ट सिमिली होता है, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। सिमिली को, मेटाफर को, पर्सोनिफिकेशन में क्या है, कुछ निर्जीव वस्तुएं, कुछ अमूर्त विचार वो ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे कोई जीवित प्राणी हो, जैसे कोई सजीव प्राणी हो। इसके बाद है एक और है आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास। ऑक्सीमोरॉन क्या है दोस्तों? इन एन ऑक्सीमोरॉन two opposite ideas are put together। और छोटी सी परिभाषा है, in an oxymoron two opposite ideas are put together, यानी दो विरोधी बातों को एक जगह रख दिया जाता है। दो विरोधी बातों को, दो विरोधी बातों को या ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रख दिया जाता है। एक जगह रख दिया जाता है। समझने की कोशिश करें आप। ऑक्सीमोरन क्या है? विरोधाभासी अलंकार होता है दोस्तों। इन एन ऑक्सीमोरन टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। दो विरोधी बात, दो विरोधी विचारों को साथ साथ रख दिया जाता है। जैसे देखिए आप, लाइफ इज बिटर स्वीट, BITTERSWEET। जीवन क्या है? बिटर कहते हैं कड़वा और स्वीट कहते हैं मीठा। अब इन दोनों शब्दों को एक साथ रख दिया, दो विरोधी शब्दों को एक साथ रख दिया है दोस्तों, तो यहां ऑक्सीमोरन हो जाता है। जीवन कभी कड़वा भी होता है, कभी मीठा भी होता है, कभी जीवन में आनंद भी होता है, कभी जीवन में दुख भी होता है, लेकिन इन दोनों शब्दों को एक साथ रख दिया है। लाइफ इज बिटर स्वीट। जैसे स्वीट पेन, स्वीट पेन। अब जब दर्द है तो स्वीट कैसा होगा? दर्द है तो परेशानी करेगा। स्वीट कहां से हुआ? तो ये ऑक्सीमोरन है। दो विरोधी बातों को एक जगह रख दिया गया है। जैसे टीवी शैली का एक लाइन मुझे याद आता है, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज that tell of
सैडेस्ट थॉट, सैडेस्ट थॉट, यानी यहां स्वीटेस्ट, यहां सैडेस्ट, दोनों को एक जगह रख दिया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया। अगला उदाहरण देखें दोस्तों, यू आर रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली और इरेगुलर, इन दोनों शब्दों को एक साथ रख दिया हमने तो ये क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों विरोधाभास, ऑक्सीमोरन। दोबारा बता रहा हूं, इन एन ऑक्सीमोरन टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरन में दो विरोधी विचारों को एक साथ रख दिया जाता है। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, कड़वा मीठा, दोनों एक जगह रख दिए गए। स्वीट पेन, जब स्वीट है तो पेन नहीं होगा, पेन है तो स्वीट नहीं होगा, बिटर है तो स्वीट नहीं होगा, स्वीट है तो बिटर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? सैडेस्ट थॉट, स्वीट है तो सैड नहीं होगा, सैड है तो स्वीट नहीं होगा। और रेगुलरली इरेगुलर है, जब रेगुलर है तो रेगुलर नहीं हो सकता और इरेगुलर है तो रेगुलर नहीं हो सकता। इसलिए दोनों विरोधी शब्दों को, दोनों विरोधी बातों को एक साथ रख दिया जाता है तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। ये बात समझने वाली है। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। विरोधाभासी अलंकार, ऑक्सीमोरन अलंकार, ऑक्सीमोरन वो होता है जहां पर दो ऑपोजिट आइडियाज को बिल्कुल एक साथ रख दिया जाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। और इसका उल्टा होता है ऑक्सीमोरन का एंटीथीसिस। क्या होता है? ऑक्सीमोरन का उल्टा होता है एंटीथीसिस। इसको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से आपको। ऑक्सीमोरन का उल्टा होता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? यह भी दो विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। A little bit difference is there. Must understand दोस्तों। जैसे मैं लिखूं, to err is human, to forgive divine। ये अलेक्जेंडर पोप का कोटेशन है दोस्तों। किसका? अलेक्जेंडर पोप का कोटेशन है। टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव द डिवाइन। अर्न मीन्स गलती करना, फॉरगिव माने क्षमा करना। दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन इनको एक साथ नहीं रखा गया। एक साथ नहीं रखा गया, इनको एक साथ नहीं रखा गया। देखिए, एक तो टूअर यहां रखा गया है और एक एंड में फॉरगिव यहां रखा गया। और ऑक्सीमोरन में क्या था? दोनों शब्दों को एक साथ रखा जाता था, लेकिन एंटीथीसिस में साइड बाय साइड रखा जाता है। एक ये है, एक ये है। एक और उदाहरण है दोस्तों, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। यानी आदमी सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो यहां प्रपोजिज और डिस्पोजिज दो अलग अलग तरह के शब्द हैं दोस्तों, प्रपोजिज भी और डिस्पोजिज भी, लेकिन ये साइड बाय साइड रखे हैं, एक साथ नहीं आए। तो इसलिए ये एंटीथीसिस होता है। तो ऑक्सीमोरन और एंटीथीसिस में बस थोड़ा सा ये फर्क है दोस्तों कि ऑक्सीमोरन में
जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं और एंटीथीसिस में उनको साइड बाय साइड रख दिया जाता है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन भी हो गया, ऑक्सीमोरन भी हो गया, यानी सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। हा? इसके बाद हाइपरबल, HYPERBOLE, हाइपरबल, इसको कई तरह से बोलते हैं लोग। कोई हाइपरबल कहता है, कोई हाइपरबली कहता है, कोई हाइपरबले कहता है, तो कोई हाइपरबोल कहता है। लेकिन कैसे ही बोलिए, हाइपरबोल यानी ऊंचे पर बोल रहा है, एक्सेसरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेसरेट कर रहा है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। इसीलिए इसको हाइपरबोल कहते हैं। रट भी सकते हैं आप शब्द से, हाइपरबोल, हाइपर बोल रहा है, ऊंचे पर बोल रहा है। अब तो समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन है, इन हाइपरबोले a thing or idea is made emphatic by overstatement. देखिए, हाइपरबल एक्सेजरेट करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। तो इन हाइपरबल a thing or idea is made emphatic by overstatement, यानी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। वो एबनॉर्मल भी हो सकता है, सबनॉर्मल भी हो सकता है, बिलो नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देखें आप, बेलिंडा स्माइल्ड, BELINDA, बेलिंडा स्माइल्ड, SMILED, and all the world was gay. And all the world was gay. ये रेप ऑफ द लॉ पोप ने जो लिखा है उसकी लाइन है। रेप ऑफ द लॉ जो पोप ने लिखा है उसकी लाइन है। बेलिंडा उसकी हीरोइन है। तो वो कह रहा है कि when बेलिंडा स्माइल्ड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। जब बेलिंडा हंसती थी तो पूरी दुनिया हंसती थी। इज इट पॉसिबल? सोचकर देखिए दोस्तों, क्या यह संभव है कि एक महिला हंसे और उसके साथ साथ दुनिया हंस पड़े? नेवर, कभी। लेकिन बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। मैंने बताया ही था आपको पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलंकार का प्रयोग ही वाक्य में सुंदरता लाने के लिए किया जाता है, और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलंकार का प्रयोग केवल पोएट्री में होता है, प्रोज में नहीं होता। अगर प्रोज में है तो वो पोएटिक प्रोज हो जाता है। जैसे देखें आप, रिवर्स ऑफ ब्लड flowed in the battlefield. Rivers of blood flowed in the battlefield.
यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। देखिए कितना बड़ा चढ़ा के, कितना ऊंचा बोल रहा है। मैंने बताया ना, हाई पर बोल, ऊंचे पर बोल रहा है। युद्ध के मैदान में ऐसा तो हो सकता है कि लाखों आदमी मारे जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वहां खून की नदियां बह जाएं। तो बात को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है, एक्सेसरेट कर दिया गया है, इसलिए यहां हाइपरबोल है। जैसे बेलिंडा स्माइल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज दी, बेलिंडा हंसती थी, तमाम जग हंसता था। नेवर पॉसिबल, रादर इम्पॉसिबल। ऐसे यह रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड। युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई दोस्तों, जबकि नदियां नहीं बह सकती। और एक मैकबेथ से बहुत अच्छा उदाहरण है। लेडी मैकबेथ कहती है, हियर इज स्मेल ऑफ ब्लड एंड ऑल द परफ्यूम्स and all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, will not sweeten this little hand। यानी क्या कह रही है वो? एक्ट 5 में, सीन 1 में, Here is smell of blood। मेरे हाथों में खून की बदबू या खुशबू जो भी है, स्मेल, बदबू आ रही है। और अरब के तमाम इत्र ला करके उनसे अगर मेरे हाथ धोए जाएं तो भी ये बदबू मेरे हाथों की दूर नहीं। तो बताइए बात को कितना बढ़ा चढ़ा के किया, कहा गया है कि तमाम अरब के इत्र भी उसके हाथों की बदबू नहीं दूर कर सकते। कितना एक्सेजरेट किया गया है। एक और उदाहरण देख लीजिए। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, ओशंस ऑफ टीयर्स। वो रोई तो रोने से क्या हुआ? समुद्र बन गया। भला किसी के रोने से कहीं समुद्र बनते होंगे? नहीं बनते। लेकिन काव्य में सुंदरता प्रकट करने के लिए, पोइट्री में सुंदरता लाने के लिए इन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। तो हाइपरबोल में मैंने बताया कि यहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। जैसे बेलिंडा स्माइल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज दी, कभी नहीं हो सकता, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई, कभी नहीं हो सकता। हियर इज स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल एंड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड्स। लेडी मैकबेथ कहती है कि मेरे हाथों में जो खून की बदबू है उसको पूरे अरब से इत्र लाके धोया जाए वो फिर भी नहीं जाएगी। या सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वो इतनी रोई कि समुद्र बन गए आंसुओं के। तमाम दुनिया रोने लगे तब भी समुद्र नहीं बनेंगे। लेकिन बात को इतना टांग दिया है, इतना एक्सेजरेट कर दिया है, इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया है। और ऐसे अलंकार को, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम हाइपरबोल कहते हैं। अब कहेंगे कि साहब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे काव्य में बहुत बहुत अच्छी सुंदरता, पोइट्री में हमारी बहुत सुंदरता आ जाती है, इसलिए कहते हैं। तो हाइपरबल आपने समझा। हाइपरबल का एक उल्टा भी होता है दोस्तों। हाइपरबल में तो बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, HYPERBOL। हाइपरबल में तो एक्सेसरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बात। एक होता है मियोसिस, इसका उल्टा है, इसमें इफेक्ट को लेस किया जाता है।
इसमें इफेक्ट को लेस किया जाता है। समझ में आया? लेस किया जाता है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल से किसी की मोटरसाइकिल टकरा गई, मोटरसाइकिल आपकी चूरन बन गई और दूसरा आदमी अरे नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो जरा सा हुआ है। तो किसी बहुत बड़ी घटना को छोटा बना देना वो मियोसिस होता है, और किसी बहुत छोटी घटना को बहुत बड़ी बना देना वो हाइपरबल होता है। तो हाइपरबल और मियोसिस ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। ये आप समझ गए। तो सिमिली हुआ, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबले, कितने हो गए? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल। अब इसके बाद भी हैं, दो हैं, एक और है आपको दोस्तों, APOSTROPHE, अपस्ट्रोफी, जिसको हम संबोधन अलंकार कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? संबोधन। समझने वाली बात। इन एन अपस्ट्रोफी direct address is made to the dead, to the absent, or to the personified object और देखिए अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? ये संबोधन होता है। किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है। इन एन अपॉस्ट्रोफी एक डायरेक्ट एड्रेस इज मेड, सीधा संबोधित करते हैं जैसे कि हमारे सामने ही खड़ा हो। और किसको करते हैं? टू द डेड, मरे हुए व्यक्ति को, टू द एब्सेंट, गैर हाजिर व्यक्ति को, और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या कोई विचार हो, पर्सोनिफाइड हो, या कोई पर्सोनिफाइड मानवीकृत विचार हो, या कोई ऑब्जेक्ट। तो किसी मृत व्यक्ति या किसी अनुपस्थित व्यक्ति को, फिर दोबारा सुनिए, किसी मृत व्यक्ति को, किसी अनुपस्थित व्यक्ति को, किसी अमूर्त विचार को जब हम ऐसे सीधा संबोधित करते हैं जैसे कि वो हमारे सामने खड़ा हो, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे जूलियस सीजर से एक उदाहरण दूं मैं आपको, चलो बात में दूंगा। मिल्टन, thou shouldest be living at this hour. Thou shouldest be living at this hour. मिल्टन पोएम में मिल्टन को संबोधित किया जाता है कि हे मिल्टन, यदि आज तुम जिंदा होते, मिल्टन काश आज तुम जिंदा होते। जबकि मिल्टन तो मर गए, 1608 में ये पैदा हुए थे
1674 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन हम कह रहे हैं मिल्टन सीधा संबोधित कर रहे हैं एक मरे हुए व्यक्ति को। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, काश आज तुम जिंदा होते। और है ओ जूलियस सीजर, JULIUS CAESAR, ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet। जब सीजर मर जाता है, जब सीजर मर जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो कहते हैं हे सीजर, तुम तो अब भी बहुत शक्तिशाली हो। यानी मरे हुए व्यक्ति को सीधा संबोधित कर रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति को सीधा संबोधित कर रहे हैं। ओ मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, या वो जूलियस सीजर, thou art mighty। जैसे हम कहें ओ डेथ, ओ डेथ, where is thy sting, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। तो ये कोई मानव तो है नहीं, डेथ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। इसको भी हम बिल्कुल सीधा सामने रख के बात कर रहे हैं। बात यह है समझने की कि अपॉस्ट्रोफी मीन्स संबोधन। इसमें किसी मृत व्यक्ति को या किसी अनुपस्थित व्यक्ति को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सीधा सामने रख के बात करते हैं, उसको संबोधन करके बात करते हैं। तो वहां ये क्या होता है, एपोस्ट्रोफी। और बहुधा एपोस्ट्रोफी में एक चिन्ह लगा होता है जिससे आप पहचान लेंगे, ये वाला चिन्ह एपोस्ट्रोफी में लगा होता है। कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाएगा आपको, जैसे फ्रेलिटी, FRAILTY, फ्रेलिटी, thy name is woman, thy name is woman। हेमलेट ने अपनी मदर से कहा था फ्रेलिटी thy name is woman। और अपनी कितनी कमजोर होती है। खैर ये अलग की बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। अपॉस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में सिर्फ इतना अंतर है कि पर्सोनिफिकेशन में तो हम सजीव मान लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन में तो हम सजीव मानकर व्यवहार करते हैं, सजीव मानकर व्यवहार करते हैं। लेकिन अपॉस्ट्रोफी में क्या है, उसको केवल हम संबोधित करते हैं, सजीव नहीं मानते, उसको केवल हम संबोधित करते, एड्रेस करते, उसको हम केवल संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। बात समझ में आई होगी दोस्तों। इसके बाद एक और नेक्स्ट में आपको समझा रहा हूं, वो है ओनोमेटोपिया। उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं ओनोमेटोपिया। ये मैं आपको बताऊंगा और यही लास्ट भी होगा आज के लेक्चर में। ओनोमेटोपिया, ONOMATOPOEIA, स्पेलिंग ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। ये स्पेलिंग बड़ी टेढ़ी है, ONOMATOPOEIA, ओनोमेटोपिया। ये ओनोमेटोपिया क्या है, when a sound suggests the meaning or sense
जहां पर आवाज से ही अर्थ का पता चल जाए, आवाज से ही अर्थ का पता चल जाए, वहां क्या होता है? ओनोमेटोपिया। When a sound suggests the meaning or sense, जहां आवाज से उसके अर्थ का पता चल जाए वहां पर ओनोमेटोपिया होता है दोस्तों। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि सांप की आवाज आती है, हिस हिस, लेकिन सांप हमको दिख नहीं रहा, फिर भी हमने अंदाजा लगा लिया कि ये सांप है। उसकी आवाज से हमने ये ज्ञात कर लिया, ये भान हो गया कि यहां कहीं नियर बाई सांप है। मान लीजिए हम इस कमरे में बैठे हुए हैं और कहीं बहुत दूर पर एक गधा रेंग जाता है, तो हमको ये पता चल जाता है कि ये गधा रेंग रहा है, जबकि हमने उसको देखा नहीं है दोस्तों। केवल उसकी आवाज से हमको ये ज्ञात हो गया, केवल उसकी आवाज से हमको ये ज्ञात हो गया दोस्तों कि ये गधा है। तो जहां पर आवाज से उसकी मीनिंग का पता, उसके अर्थ का पता चल जाता हो दोस्तों, वहां पर क्या होता है? ओनोमेटोपिया। और ये जितनी भी जानवरों की आवाजें होती हैं वो सब ओनोमेटोपिया होती हैं। जैसे स्नेक, SNAKE, स्नेक हिस, HISS, है ना? जैसे बर्ड, BIRD, बर्ड, चर्प, CHIRP, चर्प। जैसे हॉर्स, HORSE, हॉर्स, ने, NEIGH, ने, डंकी, DONKE, डंकी, ब्रे। बर्ड क्या करती है? चर्पिंग करती है। हॉर्स क्या करता है? नहीं करता है। डंकी क्या करता है? ब्रे करता है ना? पैरट क्या करता है? स्पीक, PARROT, पैरट स्पीक। इस तरह से कैट, म्यू, MEW, डॉग, बार्क। तो ये जितनी भी साउंड है एनिमल्स की, जितनी भी साउंड है ये सब ओनोमेटोपिया के अंतर्गत आती हैं। जैसा साउंड सजेस्ट द मीनिंग, जहां पर आवाज से उसका अर्थ या भावार्थ पता चल जाए वहां ओनोमेटोपिया होता है दोस्तों। इसमें आगे चल के कई हो जाती हैं, फिर यूफोनी है, कैकोफनी है, वो एक अलग का टॉपिक है। आगे आपको बताएंगे यूफनी क्या होती है, कैकोफनी क्या होती है। आज तो ओनोमेटोपिया। तो आज हमने आपके साथ, मैं समझता हूं कि 7 फिगर ऑफ स्पीच आई डिड विद यू, आई हैव डन विद यू जस्ट नाउ। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोपिया, हाइपरबल, इस तरह से मैंने 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को आपके साथ आज शेयर किया। जितना मैं जानता था मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की, और मैं समझ रहा हूं, ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, ये मेरा वीडियो इंटरमीडिएट, TGT, PGT, UGC नेट, DSSB, KBS, NBS, ये एक ऐसा टॉपिक है
जो हर जगह पूछा जाता है। अभी केवल 7 कराए हैं, आगे और बहुत सारे हैं, उनको भी कराता रहूंगा। लेकिन अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको कमेंट करें। और दोस्तों एक बार आपसे बहुत बहुत निवेदन, बहुत बहुत गुजारिश, बहुत बहुत रिक्वेस्ट कि मेरा थोड़ा इस चैनल का आप सहयोग करें। नया चैनल है, प्रयास कर रहा हूं एस्टेब्लिश करने की। इससे पुनः निवेदन, आपसे एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इस YouTube चैनल पेनेसिया ऑफ इंग्लिश को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें। आई शैल बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी very much thankful to you. Good evening. That's all.